हेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स आते थे, लेकिन अब नई हेक्टर के साथ इन फीचर्स को और भी ज़्यादा ऐड कर दिया गया है। ADAS लेवल 2 आने की मदद से इसमें सेफ्टी और कन्वीनियंस बढ़ गई है। लेकिन हेक्टर के ADAS फीचर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स अभी दिखाने वाला हूँ आपको जो कि और किसी भी गाड़ी में नहीं आते, इवन XUV700 में भी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं इसके ADAS फीचर्स से, लेकिन डोंट यू वरी, उसके बाद हम बात करेंगे इसके माइलेज, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में भी, पावर के बारे में, कंफर्ट के बारे में, और बताऊंगा कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल आपके लिए कौन सा होने वाला है, क्योंकि हर कोई ADAS का टॉप मॉडल तो लेगा नहीं, आप मिडल या बेस मॉडल भी देख रहे होगे। तो सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू कार गाइड। अब बारी आती है लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग की, जिसमें मेरा काम नहीं, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल लग गया है। सामने कोई व्हीकल आ जाएगा तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली स्लो या ब्रेकिंग भी करेगा। अलार्म इसलिए वो चाहता है कि मैं, वैसे तो हेक्टर में बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन मैं अपने कुछ पर्सनल फेवरेट बता देता हूँ। अब CVT ट्रांसमिशन की अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें ये है कि, बुरी चीज़ें थोड़ी सी ये है कि अब आपको दिखाता हूँ इसका ट्रैफिक जैम असिस्ट। स्पीड 28 है, इसको हम बढ़ा देते हैं ट्रैफिक जैम के हिसाब से। अब इसमें क्या, ट्रैफिक जैम असिस्ट मेरा फेवरेट फीचर है ADAS वाले व्हीकल्स में, जिसमें आपको ना क्लच दबाना और ऑटोमेटिक है, ना ब्रेक दबानी है, ना एक्सलरेट करना है। और जब अगर कोई अगला व्हीकल बिल्कुल रुक जाता है तो मेरी हेक्टर भी रुकेगी। सी, मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ, मेरा पैर फ्री है, इसने ब्रेक लगा के सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया अगली वेन्यू से। अब ये रुक गई, अब ऑटोमेटिकली वापस चल पड़ी है, मैंने नहीं किया, क्योंकि वेन्यू चली तो ये वाली व्हीकल भी चल पड़ा कि हाँ भाई अब हम चल सकते हैं। पेडेस्ट्रियन आ गया, पेडेस्ट्रियन पे भी ब्रेक लगी और वापस जो है इसका मोड एक्टिवेट हो जाएगा अगले व्हीकल के हिसाब से। मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कम हो गई थी। अब क्योंकि लेन्स खत्म हो गई हैं तो उसने कह दिया भाई लेन का अपने आप ध्यान रखो, लेन्स है नहीं रोड पे इस टाइम पे। लेकिन ऑब्वियसली जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है या बाकी फीचर्स ब्रेक वाले हैं, एटलीस्ट वो तो अच्छे से काम करते रहेंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम चलेंगे सीधा, हम इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि जल्दी ब्रेक लगा रहा है, या मीडियम रख देते हैं। आप यहाँ से सेट भी कर सकते हो कि कितने सेफ डिस्टेंस पे ब्रेक लगानी है, बहुत ज़्यादा, मीडियम या कम। अब हम स्पीड बढ़ाते हैं, मैंने रख दी 45। अब उस अकॉर्डिंगली रेस देके ये अपने आप चल पड़ेगी। अब क्योंकि लेन्स हैं तो मैं फिर से हाथ छोड़ सकता हूँ। अब ये लेन्स के अकॉर्डिंगली उसमें एडजस्ट हो जाएगा व्हीकल अपने आप। अब ये लेन के सेंटर में ही चल रहा है। तो इस तरीके से इसके सारे फीचर्स, ट्रैफिक जैम असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, और साथ में आपको हॉर्न तो हमें ही मारने पड़ेंगे और साथ में आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग फॉर व्हीकल्स, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग फॉर पेडेस्ट्रियंस एज वेल। ये सारे फंक्शंस इसी तरीके से काम करते हैं और मुझे पर्सनली ट्रैफिक जैम असिस्ट और बेंड क्रूज जो असिस्टेंस से समझ आया, अच्छा लगा। अब आगे लेन खत्म हो गई और कर्व भी आ गया, तो अब मुझे खुद थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ, ब्रेक जरूरी खुद लगा लेगी, लेन में नहीं रहेगी, इसलिए वो अलार्म भी बजा देता है कि भाई लेन्स खत्म हो गए, थोड़ा ध्यान रख लो। जब लेन दोबारा कंटिन्यू होगी तो उसको दोबारा पकड़ लेगा ये। अभी फिर से हमने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट, मतलब वो चल ही रहा है, मैंने ऑफ नहीं किया था, वो चल ही रहा है। लेकिन अभी लेन्स नहीं है तो ये लेन्स रीड नहीं कर पा रहा, लेकिन ये व्हीकल्स भी डिटेक्ट करेगा और अपने स्पीड से चलता भी रहेगा। अब बारी आती है लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग की, जिसमें मेरा काम नहीं, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल लग गया है। 50 km/h की स्पीड मैंने सेट कर दी है। अब ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी चल रहा है, जिसमें अगली व्हीकल के हिसाब से क्रूज रखेगा, और इतना ही नहीं, इसी लेन में भी चलेगा, लेफ्ट या राइट नहीं, इसी लेन में सीधा सीधा अपनी लेन मेंटेन करके चलेगा। अगर सामने कोई व्हीकल आ जाएगा तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली स्लो या ब्रेकिंग भी करेगा। अलार्म इसलिए वो चाहता है कि मैं हाथ रखूं स्टीयरिंग पे, छोड़ ना दूं, ये भी एक ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपने अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या लेन की असिस्ट लगा दी तो आप स्टीयरिंग पे हाथ ही ना रखो, बस ये है कि ऑटोमेटिकली ये ध्यान रखता है कि आप इसी लेन में रहो। यहाँ से आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे मैंने 55 कर दिया इस टाइम पे, लेकिन आगे मेरे अभी इस टाइम पे ट्रक है जो कि 55 से तो कम स्पीड पे ही चल रहा है। तो जैसे ही वो थोड़ा और पास आएगा अपने आप, अभी लेन कीप में देखो टर्न अपने आप ले रही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। राइट वाला भी देखेगा, आगे भी चलेगा, और यही इसका बेंड वाला काम भी। अब ट्रक है आगे तो इसने स्पीड को भी ऑटोमेटिकली स्लो कर लिया, और वो ट्रक के उस तरफ एक बाइक है उसको भी डिटेक्ट कर रहा है और इस बाइक को भी करेगा। अभी यहाँ पर मेरे सामने बाइक डिटेक्शन भी सामने आ जाती है MID पे। तो MID पे आपको सब कुछ दिखता है, जहाँ पर दिखाया तो ट्रक हो, व्हीकल हो, या
आपका एक टू व्हीलर हो वो प्रॉपरली डिटेक्ट करेगा। अब वैसे तो मैंने स्पीड यहाँ 55 किलोमीटर की सेट कर रखी है, लेकिन क्योंकि ट्रक 45 पे चल रहा है तो ये उस अकॉर्डिंगली चल रहा है। मेरे को हाथ रखना पड़ेगा ताकि इसको ये ना लगे कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए हाथ छोड़ा। वैसे आप प्लीज़ हाथ मत छोड़ना जब इस व्हीकल को चलाएंगे। तो इस तरीके से इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फंक्शन काम करता है। लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग भी इसी तरीके से काम करती है। बिना इंडिकेटर दिए आप लेन चेंज करोगे तो ये आपको वार्निंग देता है। अब इस तरीके से इसका ये एडेप्ट, उसने और ब्रेक लगा ली तो अब मेरी व्हीकल ने भी ब्रेक लगा ली, तो अब वो कह रहा है कि भाई हाथ रख लो और वापस अपनी लेन पे आ जाओ। अब मैंने वापस अपनी लेन पे आ जाता हूँ और हम इसको ओवरटेक करना चाहते हैं तो यहाँ से मैंने प्लस किया, इंडिकेटर दे देते हैं, राइट वाली साइड पे आ जाते हैं। अब क्योंकि ट्रक हट गया, मैंने रेस नहीं दिया, लेकिन इस व्हीकल ने ऑटोमेटिकली 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रेस दे के इसको ओवरटेक अब ये कर लेगा। स्टीयरिंग पे मैंने इतना सा हाथ इसलिए रखा है ताकि जस्ट इसकी ज़्यादा अलार्म ना हो, मेरा कुछ तो कंट्रोल इसके ऊपर रहे। अब जैसे आगे और भी व्हीकल्स आ रहे हैं, रश आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगाएगा। अब इसने ब्रेक लगा ली, क्यों? क्योंकि आगे व्हीकल्स ब्रेक लगा रहे हैं सॉरी। तो इस तरीके से इसके सारे ये एडस वाले जो फंक्शंस हैं वो काम करते हैं। लेकिन अगेन प्लीज़, मैं मानता हूँ एडस फीचर्स बहुत अच्छे हैं, काम के आते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं कि आप इनको छोड़ के पीछे लोगों से मुंह मोड़ के बातें करने लग जाओ, तो वो मत करना। ड्राइविंग हमेशा सेफ और ध्यान रखना। हाँ, अब थोड़ी ब्रेक लेते हैं और फीचर्स की बात हो जाए। वैसे तो हेक्टर में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन मैं अपने कुछ पर्सनल फेवरेट बता देता हूँ, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी 14 इंचेस की HD पोर्ट्रेट डिस्प्ले। दिखने में अच्छी है, कलर सही है, पहले से तो काफी बेटर हुई है। बड़ी जरूर है, लेकिन अभी भी एक कमी छोटी सी रह गई, इसका यूजर इंटरफेस। अपने मूड पे है इसका, ये चलेगा नहीं चलेगा इसकी अपनी मर्जी है। या जब चलेगा थोड़ा स्लो भी चल सकता है, बट कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें। अच्छी चीजें, फंक्शंस बहुत सारे। सनरूफ को मैं यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, स्क्रीन से भी। इतना ही नहीं, मेरे पास ऑप्शन है इसके 360 डिग्री कैमरा को दिखाने की, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। दैट्स अ रियली रियली गुड थिंग। पिछली एक्टर में लोगों की कंप्लेंट थी और मेरी भी थी कि स्क्रीन तो अच्छी लग रही थी, लेकिन जो 360 डिग्री कैमरा थे उसकी क्वालिटी, उसका लैग, उसका डिले, हर किसी को बुरा लगता था। लेकिन इसके साथ बढ़िया, इसके साथ आपको पूरा 3D डिजाइन इस तरीके से मिल जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। और साथ के साथ दिन में तो अच्छा है ही, रात को भी हमने मतलब लो लाइट में भी हमने इसे टेस्ट किया, तब भी बहुत बढ़िया व्यू इसका मिल जाता था। अब मेरे को पर्सनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई कि कंपनी ने हमारी सुनी और 360 डिग्री कैमरा को इम्प्रूव कर दिया। लेकिन अभी भी इसकी स्क्रीन के जो फंक्शंस हैं, यानी कि AI वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, उनको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। अब इस स्क्रीन के बेनिफिट और क्या है कि आपको और बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। नॉट जस्ट वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, लेकिन पार्क प्लस भी मिल जाता है। आप अपनी पार्किंग पहले बुक कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको, जैसे कि मैंने बताया, व्हीकल की सारी सेटिंग्स यहाँ से होती है। थीम चेंज कर सकते हो, MG की वेदर एप्लीकेशन मिल जाती है, 24 आवर्स की आपको आई कॉल मिल जाती है, जियो सावन आपको यहाँ मिल जाता है, आप गाने डाउनलोड भी कर सकते हो। और इस पूरे सिस्टम का नाम है आई स्मार्ट हब। ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। दूसरा मेरा फेवरेट फीचर है इसकी डिजिटल की ब्लूटूथ के साथ। ये मुझे काफ़ी यूज़फुल फीचर लगता है। आपके फ़ोन में इसकी चाबी है, आपके पास अगर फिजिकल की प्रेजेंट नहीं है, घर पे भूल गए या कुछ, फ़ोन तो नहीं भूलते ना, फ़ोन तो आपके पास ही रहता है, इसके बिना कहाँ गुजारा है आजकल। तो इसी में आपको इसकी ब्लूटूथ की मिल जाती है। अब ब्लूटूथ इसलिए, अगर आप बेसमेंट में जहाँ सिग्नल नहीं आता तो अपने मोबाइल को भी पास लेके जाओगे, यहाँ से ही अनलॉक करोगे तो व्हीकल अनलॉक हो जाएगा। तो ये तो तब है कि अगर आपके पास चाबी नहीं है। अब आप सोचो, गाड़ी आपकी खड़ी है घर में, दिल्ली में सपोज, आप घूमने गए हुए हो, प्रोबेबली पेरिस घूम रहे हो, आपके पास अपना फ़ोन तो है, लेकिन इसकी चाबी थोड़ी साथ कैरी कर रहे हो ना, वहाँ पर अवेलेबल है। अब आपको कोई फ्रेंड बोले, यार तेरी गाड़ी वहाँ वेस्ट खड़ी है, फालतू खड़ी है, थोड़ी देर मैं चला लेता हूँ। यार हेक्टर है यार, हर किसी का मन करता है चलाने का। तो उस सिचुएशन पे आप उसको बहाना अगर मारोगे कि भाई मैं चाबी तो यार घर पे है, चाबी की जो घर की जो चाबी है वो मेरे पास है, गाड़ी की घर के अंदर है, तो तू गाड़ी नहीं चला सकता। लेकिन वो भी समझदार है, वो कहेगा भाई तेरे फ़ोन में डिजिटल की है, उसे शेयर कर दे। येस, यू हर्ड दैट राइट। नाउ यू कैन शेयर योर की। जो आपके फ़ोन में की है उसे आप शेयर कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, जिसको भी आप देना चाहते हैं, लेकिन अप टू 2 पर्सन्स ओनली एक टाइम पे। उसे डिसेबल करेंगे, दूसरी बार किसी और को दे देंगे, तो वो अपने फ़ोन से इस व्हीकल को अनलॉक, लॉक करके ड्राइव करना चाहे ड्राइव कर सकता है। तो वो एक काफ़ी सेफ्टी वाला एक अच्छा फीचर ऐड हो जाता है। बिना फिजिकल की के आपके फ़ोन के साथ ये स्टार्ट भी होती है और आप उसे शेयर भी कर सकते हो। तो ये ब्लूटूथ डिजिटल की का बेनिफिट है। थर्ड फीचर जो मुझे पसंद है वो है ये ड्राइवर और को ड्राइवर सीट।
फ्रंट वाली ये वाली दोनों ही वेंटिलेटेड आपको ऑफर है, और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, ये वाली 6 वे और ये वाली 4 वे। अब अगला एक और फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी पैनोरामिक सनरूफ, और वो भी स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि डेडिकेटेड बटन्स दिए गए सिर्फ और सिर्फ इसको, यानी कि इसके कर्टन को ओपन या क्लोज करने के लिए। इतना ही नहीं, आप इसको जैसे हाफ वे हो गया, आप और ओपन करना है, दोबारा एक बार प्रेस कर दिए, लगातार प्रेस करके ऊपर भी हो जाएगा। और सनरूफ के लिए अलग से कंट्रोल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और अपनी सनरूफ ओपन कर सकते हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, टच स्क्रीन से भी आप इस सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हो, कितने परसेंटेज खोलना है, कितने परसेंटेज बंद करना है, सिर्फ वेंटिलेशन के लिए ऑन करना है या पूरा बंद करना है, वो सारी ऑप्शंस आप टच स्क्रीन से भी कर ही पाओगे। और ऑफ कोर्स हेलो एमजी, क्लोज द सनरूफ, ये ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक और पर्सनल फेवरेट फीचर, ये वाला। मैंने कुछ नहीं किया, वो डिटेक्ट कर रही है कि चाबी है, और क्योंकि इतनी देर खड़ा रहा तो ये बूट ओपन हो जाएगी बिना कुछ प्रेस किए। तो ये फीचर मुझे अच्छा लगता है। अब नई हेक्टर में ये चीज़ उन्होंने इनेबल कर दी है कि बिना कुछ प्रेस किए आप बूट ओपन, या इवन आप गाड़ी के पास जाओगे तो वो अनलॉक हो जाती है, और गाड़ी से दूर जाओगे तो वो लॉक हो जाती है। अब जैसे ये बूट ओपन हुई, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब क्योंकि लॉक्ड कंडीशन में बूट ओपन हुई थी, तो बूट क्लोज होगी तो ऑटोमेटिक गाड़ी फिर से लॉक हो जाएगी। सिंगल बीप यानी कि लॉक। डोर वाली साइड के पास जाऊंगा तो ये अनलॉक होगी, मैंने कुछ प्रेस नहीं किया। और अब दूर जाऊंगा, लॉक हो गई। अब इसके अलावा आपको और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, यू नेम इट, इट हैज इट। 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर, टिक। मूड लाइटिंग विद वॉइस कमांड्स, टिक। एयर प्योरीफायर, चेक। उसके साथ साथ 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, चेक। वायरलेस चार्जर, चेक। ऑटो आरवीएम, चेक। और 8 स्पीकर सिस्टम इन्फिनिटी की तरफ से, वो भी चेक। इस तरह के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और हाँ, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी आपको प्रोवाइडेड है। और द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, खत्म ही नहीं होती, बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए अब थोड़ा सा ड्राइव रिव्यू भी कर लेते हैं, बिकॉज पावर और माइलेज भी तो बतानी जरूरी है। अब हर किसी ने टॉप मॉडल ADAS वाला तो लेना नहीं, अगर मिडल या बेस मॉडल ले रहे हो या इवन डीजल ले रहे हो तो तब क्या मिलता है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में। एक बहुत अच्छी पावर जनरेट करता है। आई नो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पंचीनेस मिलेगी, आप कहोगे यार बहुत ही मज़ा आ गया, स्पोर्ट्स व्हीकल इतना बढ़िया, ये वो, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कभी भी आपको पावर की कमी भी महसूस नहीं होने वाली। हम इसको रिसेंटली ऋषिकेश लेके गए थे, रिसेंटली तो नहीं वैसे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, हेक्टर CVT को, जहाँ पर हम 3 लोग और फुल लगेज पैक सब आप गया था। तो उसके साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी। इनफैक्ट कहीं पे भी मुझे पावर की कमी महसूस नहीं हुई थी। फुल वीडियो आपने वो चेकआउट करनी तो आप कर सकते हो। नो डाउट XUV 700 जो है उसका पेट्रोल ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा क्विक है, एक्सप्रेशन आपको बेटर मिल जाती है। बट अगेन हर बार आप वो पावर यूज़ नहीं करने वाले हो। आपको तो बेसिक सिटी ड्राइविंग चाहिए, आपको तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं 5 लोग बैठे हों, सामान पूरा गाड़ी में हो तो कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। तो वो डोंट यू वरी। ये 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 143 PS मोर देन सफिशिएंट पावर आपको प्रोवाइड करता है विद द CVT ट्रांसमिशन। अब CVT ट्रांसमिशन की अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें ये है कि, बुरी चीज़ें थोड़ी सी ये है कि डिले आता है थोड़ा सा जब आपको एक्सलेट में ज़्यादा पावर चाहिए होती है। लेकिन अगर आप उसी को स्पोर्ट्स मोड पे कर देते हो, क्योंकि ड्राइव मोड्स भी आते हैं, स्पोर्ट्स मोड में अगर आप चलाओगे तो डिले बहुत कम हो जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ है CVT ट्रांसमिशंस आर रिलायबल, मेंटेनेंस आपको ज़्यादा पे नहीं करनी पड़ती फॉर द CVT ट्रांसमिशंस। और कोई अगर कभी बाई चांस कोई दिक्कत आ भी जाए, रिपेयर कॉस्ट भी बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें ना CVT को एक बहुत फेवरेबल, एक डिज़ायरेबल ट्रांसमिशन बना देती है। और अगेन ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है। और अब 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ है, 1.5 लीटर का इंजन है, इट मीन्स अगेन माइलेज भी अच्छी मिल जाती है और आपको पावर भी एक अच्छी मिल जाती है और मेंटेनेंस वाइज आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये 1.5 लीटर का इंजन और ये ट्रांसमिशन दोनों एक कमाल का कॉम्बिनेशन है, ये बात तो पक्की है। अब आप सोच रहे होगे कि पेट्रोल में माइलेज कितनी है, वो भी बता देते हैं, डोंट यू वरी। 9 to 11 to 12 kmpl मैक्सिमम इन सिटीज़ और 13 से लेके 15 kmpl मैक्सिमम ऑन दी हाईवेज। ये आपको एक माइलेज मिल जाती है और हो सकता है थोड़ी माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाए हाईवेज पे, जब आप इसे क्रूज कंट्रोल पे आराम से 90-100 की स्पीड पे चल रहे हो। और क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन है, 1.5 लीटर है, CVT है, तो माइलेज अच्छी मिल जाती है इसके साथ। लेकिन माइलेज आपको ये कम लग रही है, रनिंग ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा माइलेज चाहिए, फिक्र मत करो मेरे दोस्त,
डीजल है ना, 170 PS, 350 न्यूटन मीटर टॉर्क, एक रिलायबल ट्राइड एंड टेस्टेड आपको एक इंजन मिल जाता है विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यस, आपने सही सुना, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक अनफॉर्चुनेटली नहीं आता, और ऑटोमेटिक नहीं है इट मींस ADAS भी नहीं आता। सो ADAS इज ओनली अवेलेबल विद द पेट्रोल ऑटोमेटिक यानी कि CVT। हाँ, ये बात थोड़ी सी आपको निराश कर सकती है। चलो कोई ना, कल्ले बह के रोई ना। एक और ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। चाहे आप बेस मॉडल लो, चाहे आप टॉप मॉडल लो, चाहे पेट्रोल लो या डीजल, ये फीचर या ये चीज तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली है, द कंफर्ट। हेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार SUV इन दिस सेगमेंट। मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगती है। सस्पेंशन काफ़ी हद तक सॉफ्ट है, आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती, चाहे आप फर्स्ट रो में बैठो, सेकंड रो में बैठो, लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, पीछे बैठ के सो जाते हो, कुछ खड्डे भी आ जाते हैं तब भी ज़्यादा झटके से उठने वाले आप नहीं हो। जर्कीनेस काफ़ी ज़्यादा कम है, नॉइस अंदर बहुत कम आती है, बॉडी रोल भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही अडेप्टिव तरीके की सस्पेंशन प्रोवाइडेड है, साइलेंट भी रहती है, कैबिन आपको बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं लगने वाला है। इस वजह से दिस व्हीकल हेक्टर को मैं कंसीडर करता हूँ तो मोस्ट कंफर्टेबल इन दिस सेगमेंट। और ये चाहे आप पेट्रोल ले लो, चाहे डीजल ले लो, चाहे बेस ले लो, चाहे टॉप ले लो, चाहे ADAS लो, चाहे ना ADAS लो, चाहे मैनुअल ले लो, चाहे ऑटोमेटिक ले लो, कंफर्ट तो सेम ही प्रोवाइड करेगी ना। तो कंफर्ट वाइज 10 on 10 फॉर द हेक्टर, दैट्स फॉर श्योर। अब ये तो हो गया पैसेंजर्स का कंफर्ट, ड्राइवर के कंफर्ट का क्या? मेरे हिसाब से अल्टीमेटली आई वुड से कि आर्मरेस्ट अच्छी खासी मिल जाती है, बहुत बढ़िया सीट्स है, वेंटिलेटेड भी मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, डेड पैडल आपको पूरे साइज़ का फुल साइज़ मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंफर्ट में कहीं ना कहीं ऐड होती है। विजिबिलिटी वाइज भी आपको लेफ्ट साइड राइट साइड पूरी SUV वाली बोनट जो विजिबिलिटी मिलती है वो प्रोवाइडेड है, बहुत लोगों को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि बोनट नज़र आना चाहिए। नहीं भी नज़र आ रहा तो हाइट एडजस्टेबल सीट से हाइट एडजस्ट करो और बोनट देख लो। साथ के साथ आपको ए पिलर जो है लेफ्ट या राइट साइड दोनों तरफ ही आपको एक अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि विजिबिलिटी की कोई कमी है। एंड इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आपको मिल जाती है एक बेहतरीन ORVM और IRVM की विजिबिलिटी। हीटेड ORVM है, यानी कि बारिश वगैरह में अगर फॉग जमती है तो हीट से उसको नॉर्मल कर सकते हो, और IRVM भी आपको ऑटो डैमिंग मिल जाता है। तो अगेन सेफ्टी, कन्वीनियंस, ईज ऑफ ड्राइविंग सब कुछ आपको विद द हेक्टर मिल जाता है। अब अगला टॉपिक, द नेशन वांट्स टू नो सेफ्टी। अरे सेफ्टी के तो इतने सारे फीचर्स है ना, ध्यान से सुनना। है ADAS, है सेफ्टी, ट्रैक्शन हो गया, ABS और EBD, डिस्क ब्रेक भी सब में ऑल अराउंड 360, फ्रंट में है सेंसर्स और रियर में भी सेफ्टी, हिल होल्ड मिल गया, साथ में मिले 6 एयर बैग्स, उनके साथ आपको कॉर्निंग लैंप तक ऑफर किए जाते हैं और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है। अब ये तो हो गई गाड़ी, खरीद ली, अब क्या? अब आपको मिल जाती है 5 years की वारंटी, वो भी अनलिमिटेड किलोमीटर्स की, 5 years की रोड साइड असिस्टेंस भी, और उसके साथ साथ 5 लेबर फ्री सर्विसेज भी, वो भी MG के 300 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स में भी। आई नो 300 एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट फिर भी एक अच्छा नंबर है। MG काफ़ी काम कर रही है, नए नए डीलरशिप्स, नए नए शोरूम नेटवर्क्स और नए नए सर्विस नेटवर्क्स ओपन अप करने में, तो आपके लिए एक MG व्हीकल ओन करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। MG शील्ड के साथ आपको ये सारे वारंटी, लेबर फ्री सर्विसेज और रोड साइड असिस्टेंस तो मिल ही रही है, आपके पास अलग अलग पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आप सर्विस पैकेज परचेज कर सकते हैं, 2 साल का, 3 साल का, या इनफैक्ट 2 साल का लेके उसको बाद में 3 साल में अपग्रेड कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद अब ये लॉक हो गई। एनीवेज, द पॉइंट इज़ कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू चूज़ फ्रॉम। अब सर्विस नेटवर्क तो है, लेकिन जब सर्विस कराने जाओगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? तो वो भी ज़्यादा नहीं है, 0.68 रुपीज़, यानी कि 68 पैसा पर किलोमीटर फॉर द पेट्रोल एंड 71 पैसा फॉर द डीजल। फीचर्स तो बहुत है, लेकिन डीजल ऑटो की कमी भी, कलर ऑप्शंस भी बहुत है, न्यू ड्यून ब्राउन कलर भी, 6 and 7 सीटर वाली हेक्टर प्लस भी है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी तो हेक्टर 5 ही। मेरी माने तो हेक्टर 5 या हेक्टर 7 सीटर यानी कि हेक्टर प्लस ही लें, हेक्टर प्लस 6 सीटर में मत फंसना। बताना चाहूँगा कि अगर आप परचेज करना चाहते हो इसके बेस या मिडिल मॉडल, तो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन सही रहेगा, वैल्यू फॉर मनी रहेगा, बिकॉज पेट्रोल और डीजल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है,
फिर भी वैसे पेट्रोल ही सही रहेगी, आजकल रनिंग बहुत ज़्यादा किसी की होती नहीं है। डीजल में लेना चाहते हो तो एक ले सकते हो, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है, ज़्यादा पावर, मैनुअल ट्रांसमिशन और आपकी रनिंग ज़्यादा है, यानी कि माइलेज आपको ज़्यादा चाहिए, तभी आप डीजल वाली साइड पे जाना। लेकिन अगर इसका टॉप मॉडल लेने का सोच रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि टॉप मॉडल पेट्रोल CVT ADAS वाला ही लेना आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है, क्योंकि गाड़ी आप रोज़ रोज़ तो लोगे नहीं, तो जब ले रहे हो बेस्ट ही लेना। So this was everything regarding the all new Hector 2023 ADAS वाली, नई स्क्रीन वाली, नए लुक्स वाली। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ रह गया तो नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।